नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए आज हम बात करेंगे इंसान की शक्ल में मौजूद उन भेड़ियों की जिसका समाज में मौजूद रहना ही हमारे लिए खतरनाक है। लव जिहाद में आफताब ने कैसे श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, यह कहानी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि मध्य प्रदेश के रीवा से इससे भी खौफनाक कहानी हमारे सामने आ गई। यह कहानी प्यार में धोखा या लव जिहाद की नहीं बल्कि व्यापार जिहाद की है। एक ऐसी अनोखी कहानी जिसे जानना और समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक या दर्शकों को या तो जानने वालों को उनको इस स्टोरी से सीख मिल सकती है और उसकी जान माल को होने वाले नुकसान से उन्हें बचाया जा सकता है। इस कहानी की शुरुआत विकास गिरी और यूनुस अंसारी की दोस्ती से होती है। दोस्ती भाईचारे तक पहुंचती है, दोनों के बीच व्यापार की योजना बनती है, दोनों पार्टनरशिप में बागवानी की ठेकेदारी शुरू करते हैं और फिर सामने आता है यूनुस अंसारी का जिहादी एजेंडा। अपने स्वार्थ और नापाक मंसूबों में अंधा होकर यूनुस अंसारी विकास की हिस्सेदारी हड़प लेना चाहता था। दोनों में कहासुनी शुरू हो गई और फिर एक दिन यूनुस अंसारी ने अपने जीजा मोहम्मद सिरताज के साथ मिलकर विकास की हत्या कर दी और उसकी लाश के 80 टुकड़े कर उसे जंगल में फेंक दिया। लेकिन कहते हैं ना कि गुनाह कितनी भी सफाई से की गई हो वह अपने निशान छोड़ ही देता है। हत्या के 9 महीने बाद पुलिस ने 80 टुकड़ों में मिली लाश की शिनाख्त कर आरोपी यूनुस अंसारी को गिरफ्तार कर लिया और दूसरे आरोपी सिरताज की तलाश अभी जारी है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे की बात करने वाली इसी तरह की श्रद्धा और विकास गिरी की हम बलि देते रहेंगे। क्या अब्दुल से प्यार या दोस्ती की कीमत जान देकर ही चुकानी पड़ेगी? क्या अब्दुल जैसों के साथ व्यापार करना या उन्हें पार्टनर बनाना आत्महत्या करने के बराबर है? और क्या हिंदुओं की आपसी फूट का फायदा अब्दुल जैसे उठा रहे? करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे। एक मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में भी होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है इस 80 टुकड़े वाली स्टोरी पर, उस रिपोर्ट को देखते हैं। उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। लव जिहाद के बाद व्यापार जिहाद हिंदुओं का काल बन रहा है। आफताब ने श्रद्धा को लव जिहाद में फंसाकर उसके 35 टुकड़े किए और महरौली के जंगलों में फेंक दिया। तो वहीं यूनुस ने अपने खास दोस्त विकास गिरी को व्यापार जिहाद में फंसाया और उसे 80 टुकड़ों में काट डाला। यूनुस ने आफताब के अंदाज में विकास के टुकड़ों को रीवा के सुनसान जंगलों में फेंक दिया। विकास और यूनुस बिजनेस पार्टनर थे। विकास पौधारोपण कार्यक्रम का ठेकेदार था और यूनुस की जिहादी नजर विकास की संपत्ति पर थी, जिसे हथियाने के लिए यूनुस ने विकास की निर्मम हत्या की। विकास गिरी के पिता ने फरवरी में बेटे के गुम होने की रिपोर्ट लिखाई थी, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और विकास की तलाश शुरू कर दी। जब चरवाहों को दूध मुनिया जंगल में लाश के टुकड़े मिले तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने लाश का डीएनए कराया तो पता चला कि ये टुकड़े विकास के हैं। उसके बाद पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई। अब 9 महीने बाद इस हत्याकांड का खुलासा किया है तो पता चला कि कैसे यूनुस अंसारी ने अपने साले सरताज मोहम्मद के साथ मिलकर विकास की हत्या की थी। यूनुस अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सरताज अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। इन सभी हत्याओं ने हिंदू समाज को हिला कर रख दिया है, जिसका असर चुनावी रण में देखने को मिल सकता है। इसके चलते जिहादियों के हितैषी राजस्थान के सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बयान दिया है कि ये सभी निर्मम हत्या मात्र दुर्घटनाएं हैं। घटना दुर्घटना है, ये तो नाम दे दिए गए हैं। ये तो कोई नई बात नहीं। सदियों से इंटरकास्ट इंटर धर्म के नाम पे जो शादी होती है कोई नई बात तो नहीं है। पर जब आपने टारगेट बना दिया एक कौम को, एक धर्म को, उनके आधार पे आपकी राजनीति चल रही है। क्या श्रद्धा और विकास गिरी की निर्मम हत्या हमें यह सोचने पर मजबूर नहीं करती है कि अपना पार्टनर चुनते समय सावधानी बरतनी चाहिए, चाहे आप पार्टनर लव लाइफ का चुने या व्यापार की दुनिया का? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
जी हाँ, पार्टनर चुनने में सावधानी जरूरी है, चाहे वो लव पार्टनर हो, चाहे जीवन साथी हो, चाहे आपके बिजनेस का पार्टनर हो। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और आप टुकड़ों में बटे और जाकर के कटे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। डॉक्टर प्रवेश कुमार चौधरी, वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपका स्वागत है प्रवेश जी। आमिर राशिद है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के हैं और मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा साहब सैफी जी है, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। सभी मेहमान हमारे से जुड़ गए हैं, सभी का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं सैफी साहब से करना चाहूंगा। सैफी साहब, लगातार घटनाएं हो रही है, एक के बाद एक घटनाएं खत्म नहीं होती है। दूसरी खबर चली आती है, दूसरी खत्म नहीं होती है, तीसरी चली आती है, चौथी चली आती है। लगातार जब से श्रद्धा और आफताब का मामला आया है, उसके पहले भी और उसके बाद भी लगातार हमारे पास जो इस तरह की घटनाएं, इस तरह की खबरें जो है आती रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जो चर्चा अभी चल पड़ी है इस आफताब के बाद और खासतौर पे इस विकास गिरी के मामले के बाद से, क्या दोस्ती करना गैर हिंदुओं से, या यूं कहें कि जिहादी से, या यूं कहें कि मुस्लिम से, या अब्दुल से, या आफताब से अपनी जान की कीमत देकर के दोस्ती करना, क्या आपको लगता है कि समाज में एक जो विश्वास होता है या दोस्ती में जो एक विश्वास होता है, वो विश्वास इस कौम के पास नहीं है और इनसे दोस्ती करना इसका मतलब है कि अपनी जान देना है? शैफी साहब, मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में बता देता हूँ कि क्योंकि हम लोग हिंद जमुना तहजीब के लोग हैं और हमेशा ऐसे ही रहते आए, लेकिन चूंकि कुछ मामले ऐसे हो जाते हैं, जैसे विकास वाला मामला है, ये प्रेगनेंस का मामला था, हम इसको अगर धर्म से जोड़ेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा सा अलग हो जाए। जी, मेरा मानना यह है कि मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं और हम लोग तकरीबन 40-45 साल से दोस्त थे हम लोगों की, और कभी हम लोगों के अंदर इस तरह की कोई बात पैदा नहीं हुई। ये तो एक आदमी के जज्बे होते हैं जो आपस में इंतशार हो जाता है, व्यापार हो जाता है, व्यापारियों के अंदर कुछ मारपीट भी होती है, भाइयों में मारपीट हो जाती है और उसमें कत्ल भी हो जाते हैं। तो इसको अगर हम धर्म से जोड़ेंगे तो ये हमारे लिए बेईमानी हो जाएगा। तो ठीक है, इन जनरल आप नहीं कर सकते, लेकिन जो उदाहरण हमारे पास आता है उमेश कोल्हे महाराष्ट्र का, जिसकी जिसका तन से जुदा कर दिया गया था, वो भी बहुत अच्छे मित्र थे दोनों एक दूसरे के। और जो उमेश था वो अपने हत्यारे को बहन की शादी में पैसे से भी मदद कर रहा था और बाकी चीज़ों में भी मदद कर रहा था। राजस्थान में जो किशन लाल की हत्या हुई वो भी उसके दोस्त के कारण हुई। इसके अलावा जितने भी घटनाएं, जो सर तन से जुदा करने वाली जितनी भी घटनाएं हुई, उन सब में दोस्तों ने ही पीठ में छुरा घोंपा था। और ये जो दो चीज़ें आई हैं वो भी आ रही, इसीलिए हम बात करने को मजबूर है, चर्चा करने के लिए मजबूर है। हम भी जानते हैं हर एक आदमी ऐसा नहीं होता, लेकिन जो भी ऐसी घटनाएं होती है उस हर एक घटना में एक बंदा जो है वो अब्दुल ही होता है, राशिद ही होता है, या कोई आफताब ही होता है। इसीलिए हम इस पर चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। आमिर राशिद जी हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से है। राशिद साहब, क्या कहेंगे आप? क्या आपको लगता है कि सही में जिस तरीके से घटनाएं हो रही है उसने विश्वास पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है? हिंदू मुस्लिम एकता हमारी सांस्कृतिक विरासत है जी, पर पूर्व के जो दिनों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, बहुत ही चिंता का विषय है। खास तौर से इसको धर्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, और खास तौर से ये हमारी मुस्लिम और हिंदू धर्म बेटियों, देखिए बहन बेटियों की सबकी इज्जत एक बराबर है। अब ये इस तरह की घटनाएं जो देखने को मिल रही है, जिसमें बांग्लादेश में जिस तरह की घटना हुई है, जिसमें अबू बकर नाम के लड़के ने कविता नाम की लड़की के 35 टुकड़े कर दिए। बिल्कुल। एक खबर देख रहा था कि अभी मेरठ में एक लड़के ने, रिजवान नाम का है, उसने दोस्ती करी हिंदू लड़की से और उसका विश्वास जीता और करीब उसका शारीरिक शोषण के साथ साथ आर्थिक शोषण भी किया और करीब 12 लाख रुपए उससे हट लिए। अभी 2 दिन पूर्व अलीगढ़ में भी एक अटैची में लाश मिली, उसकी शिनाख्त हो रही है, वो भी एक हिंदू लड़की है। तो कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि लगातार सुनियोजित तरीके से इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही हैं। और मैं मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं से भी अपील करूंगा कि खुलकर इन सब चीजों का विरोध करें, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक तो अपनी सांस्कृतिक विरासत है। हम आने वाली पीढ़ी को अपना क्या देंगे अगर आज इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सड़कों पर नहीं उतरे, तो कल हम समाज को, हम भविष्य को क्या समाज देकर जाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर प्रवेश चौधरी जी हैं, वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में हमारे साथ बैठे। प्रवेश जी, पूरी घटनाएं आप देख रहे हैं, दोनों मेहमानों को भी आपने सुना, क्या आपको लगता है जो
गंगा जमनी तहजीब की बात कर रहे हैं, जो भाईचारे की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं, और एक जो कैरेक्टर है हमेशा से वो या तो अब्दुल है या राशिद है या कोई भी है, वो एक मुस्लिम ही होता है, एक इस तरह की कोई भी घटना होती है धोखा देने वाला जो है वही होता है। क्या आपको लगता है? जी, विभिन्नता में एकता का दर्शन करने वाला तो हिंदुत्व का दर्शन है, ठीक है, बिल्कुल। वही दूसरी तरफ है इस्लाम, जो इस्लाम और खासकर रेडिकल इस्लाम जो है वो किसी गंगा जमुनी सभ्यता संस्कृति जो भी बात कर रहे हैं उसमें विश्वास नहीं करता। जहां पर 4 मुस्लिम होंगे वहां वो गंगा जमुना सभ्यता की बात करेंगे, लेकिन 4 से 40 होते ही वो इंशाअल्लाह की बात करेंगे, और वहां पर वह फिर उसी तरह की व्यवस्था, उसी तरह की चीजों को आम समाज उसको माने, उसके लिए उसको बाध्य करेंगे। वो यही नहीं है, आप देखिए ब्रिटेन के अंदर 90 के दशक के अंदर वहां के प्राइम मिनिस्टर ने पूरा 3 दिन चर्चा करी इस पर, क्योंकि माइग्रेशन के कारण से जो ये लोग आ रहे थे वहां मुस्लिम समाज के लोग, बिल्कुल वहां की पूरी संस्कृति को खराब कर रहे थे। फ्रांस में भी ऐसा ही हुआ, फ्रांस में और तमाम देशों के अंदर ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कारण क्या है कि इस्लाम जो है वो एक समुदाय में विश्वास करता है, और उस समुदाय की एक मान्यता होनी चाहिए, उसकी एक तरह की चीजें होनी चाहिए, एक तरह की बातों को मानने वाले लोगों का एक समुदाय, और उसके बाहर कोई है तो फिर वो काफिर है। अच्छा, वो काफिर है तो फिर उसका अंत होना भी तय है, बिल्कुल है ना। जाकिर नायक जैसे लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या बोला कि कुरान कहती है कि काफिरों को दिखते ही मार दिया जाए। जब इस तरह की मानसिकता पैदा करी जाएगी तो फिर जिहाद के कई रूप होंगे, लव जिहाद भी होगा, भूमि जिहाद भी होगा, थूक जिहाद भी होगा, व्यापार जिहाद भी होगा, ऐसे कई जिहाद होंगे। क्योंकि वो अपने जैसा ही दूसरों को देखना चाह रहे हैं। हम तो कह देते हैं, हिंदू आराम से कह देता है एकम सद विपरा बहुधा वदंती, सत्य तो एक है, बताने वाले लोगों ने बताया अलग अलग तरीके से, लेकिन वो नहीं है। उनका कहना सत्य एक है, जो हमने बताया वही है। हमने विभिन्नताओं में भी एकता बनाने की बात करी, वो भिन्न है तो केवल भिन्न हो ही रहना चाहिए, और जैसे वो भिन्न है वैसे सब हो जाएं, इसकी कल्पना करते हैं। दोनों में बड़ा अंतर है, इसीलिए सारी प्रॉब्लम्स इस देश के अंदर हो रही है, दुनिया में हो रही है। बिल्कुल। एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि जब 2014 और 2014 के बाद की लोग जब विश्लेषण करते हैं इस तरह की घटनाओं का, तो एक बेंचमार्क रखते हैं 2014, यानी मोदी के आने से पहले और मोदी के आने के बाद। जो घटनाएं हम लोग अभी देख रहे हैं, पहले भी इस तरह की घटनाएं होती थी, लेकिन हम और आप बैठ करके उसके डिस्कस नहीं कर रहे होते थे। क्या आपको लगता है कि ये जो मोदी के आने के बाद से एक ऐसा माहौल बना है, लोग आने लगे हैं और घटनाओं पे चर्चा करने से डरते अब नहीं है? पहले डर लगता था घटनाओं पे चर्चा करने से भी। क्या आपको लगता है कि ये जो चीज़ें, ये जो माहौल बना है, इस माहौल से सुधार होगा? क्या जो चीज़ें, जो समस्याएं हमारे सामने हैं इस तरह की, क्या इसमें सुधार हो सकता है? इसका उपाय क्या है? आखिर इससे निकलेंगे कैसे लोग? देखिए, हिंदू शक्ति में चेतना आई है ना, चेतना आई है। वो चेतना का परिणाम है कि हिंदू आज अपने मुद्दों पर बात कर रहा है। आप देखिए, भारत एक ऐसा भी दौर था जिसमें भले ही कांग्रेस की सरकार थी, उसके प्राइम मिनिस्टर भी हिंदू थे, लेकिन जो एक व्यवस्था चलती आ रही थी, उस व्यवस्था के अंदर एक खास रिलीजन को सरकारी दामाद की तरह ट्रीट किया जा रहा था। उसके लिए नीति बनाई जा रही थी, उसके लिए नियमों को तोड़ा जा रहा था, मरोड़ा जा रहा था, ऐसी बहुत सारी चीजें लाई गई। बिल्कुल ठीक है। इसलिए क्या था कि हिंदू समाज के भीतर कहीं ना कहीं एक डर का और भय का एक वातावरण था। इसी का परिणाम था कि 2014 के अंदर जब गुजरात से एक व्यक्ति निकल कर आता है नरेंद्र मोदी के नाम पर, और वो कहते हैं कि मैं गर्व से कह रहा हूं कि मैं हिंदू हूं। हिंदू समाज, पूरे देश का हिंदू समाज उस आदमी के साथ खड़ा हो जाता है, और उसका परिणाम है कि दो दो बार और भारी बहुमत के साथ एक सरकार बनती है, जिसकी सरकार की विचारधारा क्या है, तो वह भारत की विचारधारा है। और भारत की विचारधारा क्या है, तो वह हिंदुत्व की विचारधारा है। सैफी साहब, गुजरात की बात चली है, मोदी की बात चली है, तो एक अभी हेमंत विश्व शर्मा भी गए थे गुजरात प्रचार के लिए। उन्होंने कहा कि
मोदी को नहीं चुनेंगे तो इस तरीके की घटनाएं, श्रद्धा और आफताब वाली घटनाएं, या जो अभी हमारे सामने जो आई है विकास गिरी की जो मामला है और अंसारी का जो मामला है, इस तरह की घटनाएं जो है लगातार आती रहेंगी और इससे बचना है अगर, तो मोदी का आना फिर से बहुत ही जरूरी है, चाहे वो गुजरात हो चाहे वो देश हो। क्या कहेंगे सैफी साहब? मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, और क्या जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही, आपका समाज इसका सॉल्यूशन क्या सोचता है? जिस तरह से घटना बढ़ रही है, अगर वो हम लोग जिस तरह से अभी तो अगर उसने हरकत की है, ये जो गुनाह किया है, ये गुनाह अजीम कहलाता है। इस तरह से जो काम करते हैं उनके लिए सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई व्यापारी है और व्यापार में लड़ रहा है तो उसके हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए। इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरी बात है, हम मोदी जी का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा करते रहे, ठीक है। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में न कभी हुआ है न कभी होगा। हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं हमेशा। नहीं, देखिए, जो भी गुनाहगार है और जो भी अगर अपराध किया है तो उसके लिए तो कानून बना हुआ, उसके हिसाब से सजा उसे मिलेगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि समाज का, क्योंकि अपराध हो जाने के, अपराध कर देने के बाद तो उसके लिए कानून बने हुए हैं, लेकिन अपराध हो नहीं, अपराध करते हुए लोग डरे, इसके लिए कानून है ही। लेकिन समाज की भी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है। और जिस तरीके से एक बार अभी बहुत सारी चीजें मैंने आफताब की घटना के बाद देखी सोशल मीडिया में, बहुत सारे लोग जो हम लोग वीडियो डाल रहे हैं उस पर पोस्ट में ये भी कह रहे हैं कि उसने तो 35 किए, मैं तो 70 कर दूंगा, मैं तो 40 कर दूंगा। मतलब आपके समाज के जो लोग हैं, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अनियंत्रित हैं और उनको बोलने वाला और इस तरीके की बातें करने वालों को सम्मान मिलता है। समाज जो है उसे सर आंखों पे रखता है और इसलिए इस तरीके की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। तो समाज की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। इसीलिए सैफी साहब, मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? कानून को जो करना है वो तो करेगा ही। देखिए, एक आदमी की मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि उसकी मेंटालिटी कैसी है, ठीक है। हर आदमी की मेंटालिटी अलग अलग होती है। आप इसको, समाज को एक ही मेंटालिटी से नहीं जोड़ सकते। सबकी अपनी मेंटालिटी, उसने किस हिसाब से उसने काम किया, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। बार बार आप वही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, समाज की जिम्मेदारी क्या है? वो जो किया वो तो ठीक ही है, वो तो ठीक ही है। लेकिन समाज को आगे आकर के जिस तरीके से अपने बच्चों को और अपने लोगों को का विरोध करना चाहिए, उस तरीके का विरोध आज तक नहीं। आफताब वाले मामले पे इतने सारे लोगों के बयान है, लेकिन कोई भी मुस्लिम का बड़ा नेता आकर के इसका कंडेम अब तक नहीं किया है, किसी ने भी नहीं किया है। अब मुझे लगता है कि जब आप स्टूडियो में मैं पूछता हूं तो जरूर कंडेम कर देते हैं कि ये गलत बात है, लेकिन अपनी तरफ से ना तो उन्होंने कोई आलेख लिखा, ना तो उन्होंने कोई आर्टिकल लिखे, ना ही उन्होंने कोई बयान जारी किया, ना ही कोई मुस्लिम की जो बड़ी संस्था है जो हर एक चीज में आकर के सामने आकर के अपना बयान जारी करती है। अब तक श्रद्धा और आफताब के मामले में अब तक कोई बयान आप लोगों का नहीं आया है। इसी से तो पता चलता है कि आपका जो समाज है वो इस तरीके की घटनाओं को पीछे से सपोर्ट करता है और आपके जो युवा बच्चे हैं वो इस तरीके से जान के करते हैं और अपराध करने में उन्हें मजा आता है। ये गलत सोच है कि हमारा सारा समाज इसी तरह की सोच रखता है। ये आपकी गलत सोच है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आपके समाज से कौन सा बड़ा नेता ऐसा आकर के आफताब वाली घटना का विरोध किया है? किसी ने किया क्या? कोई इतनी संस्थाएं आपकी चलती है, इतने मस्जिद से आप लोग सब चीज करते रहते हैं, क्या किसी मस्जिद से कभी ये बयान आया कि भाई इस तरह की घटनाएं नहीं करनी चाहिए? कहीं नहीं आया। इतने दिन हो गए इस घटना के, अभी तक कोई बयान नहीं आया। मैं किसी बड़े नेता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। बड़े नेता क्या कह रहा है मुझे वो तो आप कहेंगे, अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं तो आप कहेंगे ही, क्योंकि अब जनता आपको सुन रही है, आप सीधे तौर पे नहीं कह सकते हैं आप इस तरीके से। राशिद साहब हमारे साथ है। राशिद, क्या आपको लगता है कि ये समाज की जिम्मेदारी ज्यादा है और समाज के लोगों को आगे आकर के इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, बयान जारी करने चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, खासतौर से मुस्लिम धर्मगुरुओं और उलेमाओं की जिम्मेदारी बनती है तो खुलकर इन सब चीजों का विरोध करना चाहिए। और बहन बेटियों की इज्जत सबकी एक बराबर है। और ये अभी तक बहुत ही दुखद को पूर्ण रहा है कि अभी तक कोई भी मुस्लिम धर्मगुरु पर नहीं बोला। और इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, जब दुनिया भर में मुसलमानों पे अत्याचार होते हैं तो तुरंत इन लोगों को सड़कों पर शक्तियां लेकर निकल आते हैं। और इस तरह के महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे, इस पे धर्मगुरुओं का ना आना बहुत ही ज्यादा दुखद है।
बिल्कुल। एक सवाल परवेज जी मैं आपसे भी, राशिद जी और जो शैफी साहब है, तीनों से पूछूंगा। एक चीज़ ये, चूंकि ये मामला जो है, चूंकि ये स्टोरी हमने इसलिए की है, आज ये प्रोग्राम इसलिए करें क्योंकि व्यापार जिहाद की स्टोरियाँ बहुत सारी मैं पहले भी आती थी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर 80 टुकड़े काट करके जंगल में फेंक दिए थे, उसके बाद हम लोगों ने कहा कि एक बार इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या आपको लगता है इस व्यापार जिहाद से पहले जो एक मामला हलाल का चला था कि ऐसे लोगों के साथ कोई व्यापार ना किया जाए, यही इसका एक बात सॉल्यूशन है? क्या कहेंगे परवेज जी? क्या आपको लगता है कि जो जिनसे आपकी बनती नहीं है या जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, उनके साथ व्यापार भी ना किया जाए, और जो हलाल वाला जो प्रोडक्ट चलता है कि उन्होंने जो एक हलाल का मार्केट तैयार किया हुआ है, क्या आपको लगता है कि वो भी इसी तरीके का मामला, वो भी आपके साथ व्यापार करना नहीं चाहते? जब रमजान का महीना चलता है तो मैंने बहुत सारे ऐसे इलाके देखे, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो हिंदुओं की दुकान से कोई सामान तक नहीं खरीदते। इस्लाम में क्या है ना, वो इस्लामिक ब्रदरहुड की बात करते हैं। इस्लामिक ब्रदरहुड मतलब कि इस्लामिक बंधुत्व, ये मैं ही नहीं कह रहा जी, इसको डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा। ये 20s के अंदर उनके भाषण है, इस पे 29 के अंदर पूरा नेहरू कमेटी को लेकर के उनका बोला हुआ मामला है। उसमें उन्होंने कहा कि इस्लाम पूरा का पूरा जो है वो इस्लामिक ब्रदरहुड में विश्वास करता है, उसके बाहर के जो लोग हैं वो उस ब्रदरहुड के हिस्सा नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। इसीलिए शायद वो उस दौर में इस तरह का काम करते हैं। दूसरी चीज़, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप अभी सोशल जो फोरम से कहीं कोई मजम्मत नहीं हुई, कहीं कोई निंदा नहीं निकाली इस्लामिक समाज ने, इस पर भी बहुत अच्छा कोट है अंबेडकर का। अंबेडकर कहते हैं कि ये बात सही है कि हिंदुओं में भी बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां हैं, इस्लाम में भी सामाजिक कुरीतियां हैं, लेकिन ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हिंदू समाज में जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनके विरुद्ध हिंदू समाज भी खड़ा होता है, उनका प्रतिकार करता है, उनकी आलोचना करता है, उनमें सुधार को वह स्वीकार करता है, आत्मसात करता है। वहीं दूसरी तरफ इस्लाम जो है उसमें तमाम सामाजिक कुरीतियों के होने के बावजूद भी ऐसा कोई सामाजिक नेता नहीं पैदा हो पाया जो उस समाज के तमाम सारे नियमों को, कानूनों को उसकी निंदा कर सके, उसकी आलोचना कर सके और एक नई बात कह सके कि इसमें सुधार होना चाहिए और उसको मुस्लिम समाज मान भी ले। ये एक बड़ी समस्या है मुकेश जी। यही दिक्कत है कि सर तन से जुदा करने का तो फतवे जारी हो सकते हैं मुसलमानों की मस्जिदों से, लेकिन कभी अमन के संदेश के लिए कोई मैसेज नहीं होता है। बिल्कुल, अब देखिए दिख रहा है, चुनाव की बात हो तो कुछ कह भी देते हैं, लेकिन इस तरीके के मुद्दे पर आज तक नहीं। ये बड़ा आश्चर्य मुझे लगा कि इतने दिन हो गए सरदार और आफ्ताब वाले मामले को लेकर के पूरा समाज, पूरा देश बोल रहा है, बाहर के लोग बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो मुस्लिम समाज है उसने आगे आकर के अब तक किसी भी तरीके का बयान जो है नहीं दिया, कंडेम तक नहीं किया है। हमारे पास समय की कमी है, मैं आखिरी कमेंट चाहूंगा राशिद जी और सैफी से। राशिद साहब, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम समाज को जिम्मेदारी जो थी वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, या जैसा कि परवेश जी कह रहे हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड से बाहर वो आना नहीं चाहते, बाहर के लोगों के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है? मेरे साथी जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, कट्टरपंथी मुस्लिमों का चलन है। हम लोग सूफी को मानने वाले और भारत की पुण्य भूमि को अपनी मातृभूमि मानने वाले, सूफी को तारा की पूरी मानने वाले मुसलमान हैं। और जितनी चोट हिंदू के चोट लगने पर दुख होता है, उतने ही अपने मुसलमान भाई के चोट लगने पर हम लोगों को दुख महसूस होता है। और रही बात कट्टरपंथी मुसलमानों की, तो अब मोदी सरकार के पिछले 10 साल के चलन में एक सैचुरेशन आया है देश के मुसलमानों के अंदर भी, खासतौर से जो राष्ट्रवादी विचारधारा के मुस्लिम है, वो खास तौर से इस तरह की घटनाओं पर खुलकर मंचों पे आ रहे हैं। भले उनकी तादाद थोड़ी कम है, पर जहाँ पे भी है, जितने मंच पर है, वो इस तरह की घटनाओं का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रवादी जो मुस्लिम मंच है या जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो तो कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों से मेरी शिकायत है, और सैफी साहब आपसे भी शिकायत है। आखिरी कमेंट। देखिए सर, ऐसा है, अगर कोई गलती करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ये आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो आपको कह रहा हूं कि आपको क्या सजा मिले, आप भी तो समाज के अंग हैं, अभी आकर के बोल रहे हैं। इससे पहले कब बोला था आपने? टीवी डिबेट के बाहर कभी कुछ आपने बोला, इसको कंडेम किया? नहीं, तो सजा तो आपको भी होनी चाहिए ना। सजा तो ऐसे लोगों को भी होने चाहिए जो मौन होकर के इसका समर्थन कर रहे हैं, सजा तो उनको भी मिलनी चाहिए। मैं हमेशा इसके लिए मैं आप लोगों का समर्थन करता हूं, इस बात के लिए कि इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो इस काम को करते हैं।
मुख्य और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चलिए, कड़ी सजा आपके कहने से नहीं, ये तो मिलेगी ही, कानून बना हुआ है, उसके हिसाब से सजा मिलेगी। लेकिन सजा जो है, मैं आखिरी एक बार और प्रवेश जी के पास जा रहा हूँ। प्रवेश जी, क्या आपको लगता है कि सजा केवल उन्हें मिलनी चाहिए जो गुनाह किया है, केवल उन्हें, या जो गुनाह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको उससे बड़ी सजा मिलनी चाहिए? नहीं, देखिए, जो गुनाह कर रहा है वो तो कर ही रहा है, वो गुनाहगार का मानस किसने तैयार किया, ये भी बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, उसका मानस कैसे तैयार हो रहा है? जब आप कहीं किसी रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर आप उसको बार बार यही कह रहे हो कि गैर इस्लामिक काफिर है और काफिर का अंत करना है ना, या फिर आप औरत को कह रहे हो कि औरत एक खेत है, उस खेत को आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो, जो भी कर सकते हो, इस तरह की तमाम सारी मतलब कि अतार्किक बातें और वो रिलीजियस टेक्स्ट के नाम पर पढ़ाई जा रही हैं, बार बार समझाई जा रही हैं, तो क्या करेगा वो? उसका मानस तैयार हुआ ना लंबे समय में, बिल्कुल, तो वो फिर जिहाद ही करेगा, और करेगा क्या? बिल्कुल, यानी सारी जो समस्या की जड़ है वो आसमानी किताब की जो बातें हैं वो है, और उसी के कारण ये सारी चीजें होती है। फिलहाल हमारे पास वक्त की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। यही भी हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रवेश जी आपका, और राशिद जी आपका, और सैफी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन लव जिहाद के साथ साथ व्यापार जिहाद का यह जो नया मुद्दा आया है, ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है, और इस तरीके के मुद्दों से, यार इस तरीके की घटनाओं से बचने के लिए जरूरी है कि हम कोई भी काम साझा करने के लिए, यार कोई भी काम किसी वैसे लोगों के साथ शुरू करने से पहले एक बार जरूर विचार करें कि जिनके साथ हम काम शुरू करने जा रहे हैं, या जिनके साथ हम पार्टनरशिप शुरू करने के लिए जा रहे हैं, वो हमारे लिए कितने दोस्त हैं, कितने महफूज हैं और कितने सुरक्षित रहेंगे। हम उनके साथ इस पर चर्चा करने के बाद, विचार करने के बाद ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।